Good morning everyone. Today we will start chapter 2, structure of atoms. So as we have already completed chapter 1, I hope you have done very carefully. In this chapter your first topic is discovery of fundamental particles. Fundamental particles means subatomic particles. So before studying about subatomic particles, first I will tell you what is atom. This atom you have done already in 9th class. तो आपने वहाँ भी किया था. क्या होता है ये? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. उस टाइम जब आपने पढ़ा था, डॉल्टन की थ्योरी पढ़ी थी, तो वहाँ ये बोला गया था कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका? एलिमेंट का. ठीक है, बट उसने ये बोला था सेकेंड पोस्टुलेट में, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. बट लेटर ऑन जब हम न्यू डिस्कवरीज आई तो पता चला कि एटम को हम ब्रेक भी कर सकते हैं और इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं किसी दूसरे एलिमेंट में. तो उस टाइम डॉल्टन का वो पोस्टुलेट क्या हो गया था? फेल. तो आप यहाँ देखो, जो एटम होता है एक्चुअली इट इज़ स्फेरिकल इन शेप. कैसा होता है ये? स्फेरिकल. तो ये एक एज्यूम्ड पाथ होता है. किस तरह से आप दिखाओगे? आप यहाँ देखो, इसके सेंटर में यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस. उसके बाद आप देखोगे जो इसके अराउंड जो ये एक सर्कुलर पाथ है, ये क्या है? ऑर्बिट. और ऑर्बिट में क्या मूव करता है? इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो आप देखोगे जो इलेक्ट्रॉन्स है एक्चुअल में वो थ्री वे में मूव करते हैं. थ्री वे कैसे? यानी 3D डायरेक्शन को फॉलो करते हैं. एक एक्स डायरेक्शन में, दूसरा वाई में, तीसरा जेड में. इसी 3D अरेंजमेंट की वजह से इसका जो शेप होती है वो क्या बनती है? स्फेरिकल. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में कहाँ होते हैं? आउटसाइड द न्यूक्लियस. और प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस. सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज़ एटम. तो एटम के अंदर अब आपने देखा क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं. दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो इन्हीं क्या बोला है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स. सब यानी फर्दर आपने डिवाइड कर दिया स्मॉल पार्ट में. किसको? एटम्स को. तो हाउ मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर देयर? 3. अब आप यहाँ देखो डायग्रामेटिकली कि जब भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडी की गई तो उन्होंने एक एपरेटस लिया. वो किसका बना हुआ था? डिस्चार्ज ट्यूब का. ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्चुअल में क्या होती है? एक ट्यूब होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ वेरी हार्ड ग्लास. उसके दोनों तरफ उन्होंने एक प्लेट्स लगाई. ठीक है, एक लेफ़्ट साइड में और दूसरी राइट साइड में. जो लेफ़्ट साइड में लगाई थी उसको उन्होंने क्या बोला? कैथोड. उसे किससे कनेक्ट किया गया? नेगेटिव टर्मिनल से. और एनोड को किससे कनेक्ट किया गया? पॉजिटिव टर्मिनल से. पर जैसे ही उन्होंने इस पर हाई वोल्टेज लगाया, ठीक है, वेरी हाई वोल्टेज पर उन्होंने इसको जो वोल्ट प्रोवाइड किया था वो नियर अबाउट कितना था? 10,000. ठीक है, और प्रेशर इन्होंने क्या कर दिया? लो. तो यहाँ पे एक वैक्यूम कनेक्शन था ऊपर की तरफ, आप यहाँ देखोगे. ठीक है, वहाँ इसकी हेल्प से उन्होंने उसका प्रेशर क्या किया? लो. तो जैसे ही उन्होंने हाई वोल्टेज और लो प्रेशर अप्लाई किया, वहाँ से उस कैथोड से क्या रिलीज़ होने लग गई? रेज. ठीक है, आप देखोगे कि उन्होंने हाई वोल्टेज और लो प्रेशर ही क्यों लगाया? क्योंकि जब उन्होंने फर्स्ट टाइम जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था तो उस टाइम उन्होंने रखा था प्रेशर कितना? 1 एटमॉस्फेयर. ठीक है, स्टार्टिंग में उन्होंने कितना रखा था? 1 एटमॉस्फेयर. पर जब उन्होंने 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखा तो उस टाइम इस डिस्चार्ज ट्यूब में कोई करंट फ्लो नहीं किया. तो उन्होंने फिर क्या डिसाइड किया फाइनली? कि उन्होंने प्रेशर को और रिड्यूस किया और उन्होंने अब कितना रखा? 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर. तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो करंट था अब वो इसमें फ़्लो करने लगा था. ठीक है, बट इस टाइम वहाँ पे जो कलर्ड वो जो ग्लो कर रहा था उसमें एक रेज जो निकली थी वो क्या कर रही थी? ग्लो कर रही थी. और वो जो ग्लो कर रहा था वो डिपेंड कर रहा था डिफरेंट गैसेस के ऊपर जो उन्होंने ली थी. ठीक है, तो फाइनली उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने उस प्रेशर को और रिड्यूस किया. ठीक है, अब उन्होंने कितना रिड्यूस किया? 10⁻⁻⁴. आप सभी को पता होगा -2 और -4 में कौन सी वैल्यू कम है? -4. ठीक है, अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि -2 में तो एक ग्लो उन्हें अपीयर हो रहा था, बट अब 10⁻⁻4 में अब वो ग्लो दिखाई नहीं दिया. ठीक है, यानी वो चमक नहीं रहा था. मीनिंग ये है वो डिसअपीयर हो गया, बट करंट कॉन्टीन्यूसली इसमें क्या कर रहा था? फिर भी फ्लो कर रहा था. ठीक है,
तो उन्होंने फाइनली क्या डिसीजन लिया कि दे विल कीप दिस टेम्परेचर दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट वाज, वो कितना था 10⁻⁻⁴। तो फाइनली उन्होंने कितने वोल्टेज पे करंट फ्लो करवाया 10,000 वोल्ट एंड 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो इस तरह से उन्होंने पूरे एपरेटस को अरेंज किया। आप यहाँ देखो कि आपकी बुक में इसी तरह से डायग्रामेटिकली फॉर्म में मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ आप देखो 2 रॉड्स लगा दी हैं, ये कैथोड है, इधर पर एनोड है, ठीक है। जैसे ही उन्होंने वोल्टेज हाई वोल्टेज लगाया, लो प्रेशर किया, तो यहाँ से क्या निकलने लग गई रेज़, ठीक है। वो रेज़ ये इस ट्यूब के इनसाइड है ये, ठीक है। वो कहाँ किस तरफ मूव कर गई, एनोड की तरफ, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ को ऑब्ज़र्व किया, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज़ क्या थी, देखो आप यहाँ एक चीज़ और देखो, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि यहाँ उन्होंने एक वैक्यूम पंप भी लगाया था जिसकी हेल्प से उन्होंने क्या किया था, प्रेशर को लो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ देखो दैट वाज मेंशन्ड हियर, जो की गई थी यहाँ पे उन्होंने जो ऑब्ज़र्व की थी, दैट वाज कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड। जैसे इतना वोल्टेज लगाया, रेज कहाँ से निकली, कैथोड से, और किस तरफ गई, एनोड की तरफ, ठीक है। These rays themselves are not visible but their behavior can be observed with the help of certain kind of materials, ठीक है। मैंने आपको बताया था 10⁻⁻² पर वो ग्लो कर रही थी, बट 10⁻⁴ पर नहीं, तो वो उस टाइम क्या हो गई थी, वो इनविजिबल, ठीक है। पर उनका बिहेवियर, क्योंकि करंट तो फ्लो कर रहा था, तो वो हमें फिर भी क्या हो रहा था, ऑब्जर्व हो रहा था। किस तरह से हुआ, किसकी हेल्प से हुआ, एक फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल की हेल्प से, ठीक है, विच ग्लो व्हेन हिट बाय देम। कैसे, यहाँ जो ये जो आप देखोगे इस तरफ राइट साइड पर उन्होंने एक कोटिंग कर दी थी, किसकी, जिंक सल्फाइड की। यहाँ पर आप देखोगे स्लाइटली पिंक से कलर में यहाँ अंदर की तरफ कोटिंग कर रखी है, वो किससे कोटिंग की थी, जिंक सल्फाइड से। जैसे ही वो कैथोड रेज यहाँ इससे स्ट्राइक करी तो वो ग्लो करने लग गई। रेज ग्लो नहीं कर रही थी, ये स्क्रीन जो यहाँ कोटिंग की गई थी ये ग्लो करने लगा था, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे, इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जब उन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया था तो वो कैसी जा रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। तो इसका मतलब एक कंक्लूजन यहाँ से क्या निकला, कैथोड रेज दे कैन ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। उसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज इज सिमिलर टू द एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। जब उन्होंने मैग्नेटिक और इस तरह से मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो उनका बिहेवियर बिल्कुल सेम उस तरह से मिला जैसे कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का होता है, ठीक है। सजेस्टिंग दैट कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज। कैसे पता चला वो, जब ये 2 रॉड्स लगाई थी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, तो जो कैथोड से आने वाली रेज थी वो सब की सब किस तरफ मूव कर गई, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है, पॉजिटिव फील्ड की तरफ। तो उन्हें लगा कि इट मीन्स भाई ये खुद कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी, तभी तो वो किस तरफ गई है, पॉजिटिव की तरफ। तो उन्होंने क्या मान लिया इस कैथोड को, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिनको उन्होंने फाइनली क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इनसाइड द कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी मिलेगा, कि जब ये रेज आ रही थी तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में स्टडीज़ की गई थी वो डिफरेंट गैसेस ली गई थी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जब ये रेज उस डिफरेंट गैसेस में से फ्लो कर रही, उसमें से पास हो रही थी, तो उनमें से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले उस रेज से, कैथोड रेज से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले वो सेम बिहेवियर के थे। उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि आप चाहे हाइड्रोजन लो, नाइट्रोजन लो, ऑक्सीजन, कोई भी गैस लो, उनसे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स, चाहे वो गैस से निकलने वाले हो चाहे वो कैथोड से निकलने वाले हो, सबका बिहेवियर कैसा था, सेम। इसका मतलब यही हुआ ना कि भी गैस आप चाहे कोई भी लो, बट अगर उससे निकलने वाला मटेरियल का नेचर सेम है तो इट मीन्स इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन दी नेचर ऑफ गैस। किस पे डिपेंड नहीं करती, नेचर ऑफ गैस। दूसरी बात, उन्होंने डिफरेंट जब रॉड्स अप्लाई करी डिफरेंट मेटल्स की इसके अराउंड, तब भी उन्होंने देखा कि जो कैथोड से निकलने वाली जो रेज थी
अब भी वो कैसी आ रही है, नेगेटिवली चार्ज, उनका नेचर वही आ रहा है, यानी ये दोनों पे डिपेंड नहीं करती, एक तो किस पर, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स, और दूसरा नेचर ऑफ गैस. दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट वी हैव डन टुडे, discovery of neutrons, sorry, discovery of electrons. So in the last I will ask from you, who discovered first about electrons? J.J. Thomson, that you have done already in 9th class. ठीक है, आपने वहाँ भी किया था. So read up to this. Thank you and have a nice day.